नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात राहुल गांधी से जो मामले की नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दिन जो ईडी द्वारा पूछताछ की गई है। आज करीब 4 घंटे तो कल उनसे 2 हिस्सों में 10 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सड़कों पर सत्याग्रह करने के लिए उतरे और गिरफ्तारियां दी। आज भी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ईडी के माध्यम से बदले की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी चीन की घुसपैठ, बेरोजगारी, किसानों, कोरोना तमाम मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए उन्हें दबाव के लिए ये सब किया जा रहा है। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सर, राहुल गांधी से ईडी आज भी पूछताछ की है, कल 10 घंटे हुई है पूछताछ। आपकी क्या मुलाकात हुई राहुल गांधी से, क्या कहना है राहुल गांधी का? राहुल जी बहुत दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं और उनकी धारणा बिल्कुल सही स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी कोई फाउल प्ले नहीं हुआ। एक अच्छे इंटेंशन से लिया गया निर्णय था जो यंग इंडियंस कंपनी में कांग्रेस ने इन्वेस्टमेंट किया और उसका उद्देश्य साफ तौर पर नेशनल हेराल्ड को और जो भी उसके एसोसिएट जर्नल्स थे उनको बचाने के लिए किया गया। और वो कहते हैं कि दिन के उजाले की तरीके से सारे रिकॉर्ड साफ है, हम उनके सामने रख देंगे। किसी टेक्निकलिटी का बहाना लेकर के जिस तरीके से पार्टी और पार्टी लीडरशिप को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी भी हालत में आवाज को दबाने नहीं देंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे। और पार्टी का इरादा भी बिल्कुल साफ है। यदि राहुल जी कहते हैं सत्यमेव जयते, तो पार्टी कहती है सत्याग्रह है, हम सत्याग्रह करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो दिल्ली में सत्याग्रह कर रहे हैं और या स्टेट्स के कैपिटल में कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हम गली कूचे तक, गांव, खेत खलिहान तक, फैक्ट्रियों तक, सब जगह पहुंचेंगे जहां भी कांग्रेस का व्यक्ति है। इस प्रकार की ज्यादतियों के खिलाफ जिसमें आप अपोजिशन की आवाज को बंद करना चाहते हैं और जिन संस्थाओं को कानून के लिए बनाया गया है उनका दुरुपयोग करके आप जो संविधान सम्मत अधिकार है नागरिक के और राजनीतिक दलों के, उनके नेताओं के, उसको समाप्त करना चाहते हैं, उसको हम नहीं। हरीश जी, इस मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है, जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक कानूनी पहलू भी है। और जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आरोप लगा रहे हैं कि 2000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है, जमीन हड़पी गई है, करोड़ों का लोन है वो पार्टी फंड से दिया गया है। क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, एसोसिएट जर्नल्स के पास जो संपत्तियां पहले से थी वो सब यथाविधि है, उन्हीं का मालिकाना है इस पर। और जो यंग इंडियंस के नाम से नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी खड़ी की गई, उस कंपनी को केवल इसलिए खड़ा करने की जरूरत पड़ी क्योंकि बेल आउट करना था, विशेष तौर पर नेशनल हेराल्ड को बचाने की जरूरत थी, जो एक हिस्टोरिकल लीगेसी है। 1937 में जो है देश की आजादी के दिनों में इंडिया की वॉइस के रूप में उसको खड़ा किया गया। वो नवजीवन और कौमी एकता, कौमी आवाज ने बड़ी सेवा की उस समय, जो है देश की भी सेवा की और बाद में स्वतंत्र पत्रकारिता की भी सेवा करने का काम किया। और 67 करोड़ रुपया जो दिया गया यंग इंडियंस को जो है कांग्रेस की तरफ से, वो तो पत्रकारों की उनकी तनख्वाह और जो उनका बकाया था उसी की देनदारी में लगा, और बाकी जो है एसोसिएट जर्नल्स का जो किराया इत्यादि था उसमें खर्च हुआ है। तो इसमें ये जो देखने की कोशिश इनकी है, ये कहते हैं बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, ये फर्जीवाड़ा केवल भाजपा के दिमाग की उपज है। और भाजपा ये समझती है कि एक झूठ को हम 100 बार कह देंगे तो फिर वो लोगों को सच लगने लग जाएगा, क्योंकि सारी भाजपा जो है एक स्वर में, एक कोरस में इस बात को गा रही है। और हम उनसे कह रहे हैं, वो जैसा कहते हैं कि भाई कानून को अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, हम ये कहते हैं कि आप यदि कोई संस्था निष्पक्ष तरीके से कोई नोटिस दे रही है, बुला रही है,
तो फिर भाजपा यहाँ बीच में क्यों कूद पड़ती है? सारा कंक्लूजन आप ड्रॉ करके जो है सब चीजें क्यों बता देते हैं, और जैसा आप बताते हैं उसी अनुसार ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है सो कॉल्ड जो है, हमको तो अब वो भाजपा का दफ्तर लगने लग गया है, ईडी ऑफिस जो है, वो उसी तरीके से आचरण क्यों करने लगते हैं? हम तो कह रहे हैं कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, कौन सी संपत्ति हड़पी गई है, जिस संपत्ति की ये जिक्र कर रहे हैं सब तो एसोसिएट जर्नल्स के पास है। ये तो एक पवित्र मकसद से मदद की गई, एक यंग इंडियंस के नाम से एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी खड़ी की गई, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो कंपनी इवन उसका मेंबर्स जो है डिविडेंड्स भी नहीं ले सकते हैं, वो तो नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी के रूप में स्थापित है। बिल्कुल, तो आपका ये कहना, और जिस तरह से हरीश रावत को हमने कहते हुए सुना कि उनका कहना है कि जो ये फर्जीवाड़ा है वो भाजपा के दिमाग की उपज है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भाजपा का दफ्तर लगती है। बहरहाल धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई में पहले तो मैं आपकी उन तस्वीरों से शुरुआत करूंगी, आपने ट्वीट भी किए वो तस्वीरें जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आप लोगों को जबरदस्ती उठाया गया था। अन्य बीजेपी के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वहां पे, लेकिन आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उठाया जा रहा था, क्या हुआ उस समय, जरा बताइए। देखिए, राहुल जी निकले, उसके बाद हम लोग पैदल जा रहे थे और उसके बाद वहाँ बैरिकेटिंग वहाँ की और रोक दिया हमको आगे जाने से, तो हम लोग वहीं बैठ गए और 3-4 लोग ही बैठे थे और इतने में बोले कि आप 144 धारा को उल्लंघन कर रहे हैं। हमने कहा भाई 5 लोग जा सकते हैं, तो 4 ही बैठे हैं, हमको क्यों रोका जा रहा है, हमको जाने दिया जाए। लेकिन आप बोले कि आप जा नहीं सकते। हम वहीं बैठे रहे और फिर एक एक लोगों को घसीट के पुलिस के डग्गे में ठूंसा गया बेरहमी से, जिसमें हमारे सांसद हैं और मंत्री हैं, इन लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। और जिस प्रकार से झुमा झुटकी हुई है वो तो सब वीडियो में दिख रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। जी, आपने ट्वीट भी किया कि पुलिस ने आपको रोका बाद में जब आप कहीं जा रहे थे। क्या हुआ? कांग्रेस आपकी रणनीति क्या है? जो आप लोग तमाम लोग मौजूद हैं, राहुल गांधी की तो ईडी में पूछताछ चल रही, लेकिन आप लोग जो एक सत्याग्रह कर रहे हैं, उसको कहा जा रहा है, जो आपका प्रदर्शन है उसको आप लोग सत्याग्रह कह रहे हैं, क्या योजना है? कुछ एक रोड मैप बना है क्या? देखिए, इसी में दोपहर में सुबह ही अधीर रंजन चौधरी जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा लोकसभा सदस्य हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं बदरपुर थाने जा रहा था, मेरे साथ में मुकुल वासनिक जी थे और साथ में मनीष चतरथ जी थे। तीनों हम लोग एक गाड़ी में जा रहे थे और दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, उसको बता के हम गए कि हमको बदरपुर थाने जाना है। 10 किलोमीटर चलने के बाद अपोलो हॉस्पिटल के सामने अचानक गाड़ी रुकी, तो मैंने पूछा कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया? तो पता चला कि दिल्ली पुलिस ने रोका है। तो क्यों रोका है? तो बोले आप जा नहीं सकते, वहाँ लाइन आर की स्थिति हो जाएगी। मैंने कहा भाई ये तो आपको बता के हम लोग निकले हैं, हम जा रहे हैं अपने नेताओं से मिलने जा रहे हैं, वहाँ कोई धरना प्रदर्शन तो करेंगे, केवल मिल के आएंगे, हालचाल पूछेंगे, पता चला किसी की तबीयत खराब है तो उससे हालचाल भी पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ से जब दिल्ली पुलिस को हमको एस्कॉर्ट करके ले जा रही है तो उनको पता था तो हमको एआईसीसी में रोक देते। 10 किलोमीटर जाने के बाद हमको रोका गया। तो मैंने कहा आपके पास ऐसा कोई लिखित आदेश है क्या? यदि आप रोक रहे हैं तो मुझे लिखित आदेश दिखा दीजिए, हम लौट जाते हैं। वो करीब 1 घंटा हमको रोके रहे, लेकिन कोई लिखित आदेश हमको दिखाया नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार के जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एक तरफ हम कांग्रेस का सत्याग्रह देख रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आप लोग मौजूद हैं वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये राजनीतिक लड़ाई है लेकिन दूसरी तरफ ये कानूनी पहलू भी हैं इसके। वो कह रहे हैं कि भाई 2000 करोड़ की संपत्ति का फर्जीवाड़ा हुआ है, जमीन हड़पी गई है, आज ही ये सब तमाम तथ्य आए हैं
और जो उसका नुकसान था उसकी भरपाई पार्टी के फंड से की गई, वो जरा बताइए, क्या कहेंगे इस पे, कानूनी जवाब क्या होगा? कितने साल हो गया निधि जी इसको, और उसका क्या दुरुपयोग हो गया है? ये केवल ये है कि आज़ादी के लड़ाई में जो नेशनल हेराल्ड है उसकी भूमिका रही है, वो घाटे में था, उसे कांग्रेस पार्टी ने उसे सहयोग कर दिया। अब इसमें कहाँ से भ्रष्टाचार हो गया साधारण भाषा में, और उसको इतने साल बाद आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये सवाल एक बात खड़ा होता है कि 8 साल हो गए सरकार को, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई ने कोई कार्रवाई की हो, बता दीजिए। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, रिश्तेदार हो, सब उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो गैर भाजपाइया थे और वो भाजपा में शामिल हो गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, अब वो सब समाप्त हो गया। तो ये सीधा सीधा ये बता रहा है कि आप सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे केरल हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, सब जगह आप देखेंगे कि आप सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए। आपने यूपी का जिक्र कर दिया, आपने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। यूपीए पे जो वहां पे बुलडोजर चल रहे हैं, क्या उसका आपका संकेत उस ओर था क्या? बुलडोजर की ओर नहीं, मैं तो सेंट्रल एजेंसी की बात कर रहा हूं। मतलब चाहे वो नेता मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, इनकी तरफ है, उधर लालू यादव है, चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके तरफ था। तो लगातार आप उनको विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भूपेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी कि किस तरह से सेंट्रल जो तमाम ये एजेंसीज हैं, और ये एक विपक्ष का आरोप रहा है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हैं और इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और आगे बढ़ने से पहले, एक ब्रेक लेने से पहले, हम बीजेपी के प्रवक्ता का क्या कहना रहा है वो भी सुना देते हैं। क्रोनोलॉजी है कि करोड़ों खरबों की जमीन जो हिंदुस्तान की जनता की जमीन है वो एजेएल के पास थी। एजेएल कांग्रेस की संपत्ति नहीं थी। एक कंपनी बना करके, यंग इंडिया कंपनी बना करके, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति को मां और बेटे ने हड़पा है, यही क्रोनोलॉजी है। राहुल जी, आप ईडी के दफ्तर में अगर टीवी देख रहे होंगे तो ये आपके लिए है। तू इधर उधर की बात ना कर, तू सिर्फ ईडी को ये बता कि काफिला मां बेटे ने कब, कैसे और किधर लूटा। और देश की बात में अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। सियासत की बात, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बरसे हैं और कहा है कि उनको इस तरह से किसी के घर तोड़ने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। और अब बात, अगर आप
अग्निपथ स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, जो आज जिसका सरकार ने ऐलान किया है। तो आप अगर 17.5 से 21 साल के युवा हैं और कुछ दिन सेना का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नई योजना आ रही है। सरकार ने इसे अग्निपथ नाम दिया है। इसमें 4 साल के लिए करीब 46,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा और मजबूत होगी और युवाओं को मिलेगा सेना में काम करने का अवसर। भारत के वीर जवान, सेना हो जाएगी और युवा, अभी औसत उम्र है 32 साल, जो आगे 26 साल हो जाएगी। नातान संकल्प कर। इस योजना के ऐलान के लिए रक्षा मंत्री सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ बैठे। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। सेना ने भर्ती के पैमाने भी तय कर दिए हैं। उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 30,000 रुपए से वेतन शुरू होगा, जो चौथे साल 40,000 तक पहुंच जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाएगा। 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 मिलेंगे, जिस पर आयकर नहीं लगेगा। सेवा के दौरान जवान का बीमा 48 लाख का होगा और 44 लाख देश के लिए शहीद होने पर मिलेंगे। अग्निपथ के दौरान मिला अनुभव इन युवाओं को आगे की नौकरी में मददगार होगा। सेना की यह अग्निपथ योजना कागज पर तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन सही मायनों में असल सवाल इसको अमली जामा पहनाए जाने को लेकर है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव करीब हैं और इस पर सियासत अब गरमा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर पहले दिल्ली पहुंची। उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है और आपको बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवारों पर विचार मंथन के लिए कल उन्होंने एक बैठक में बुलाई है और जिसमें सभी दलों को निमंत्रण दिया गया है। खास ये भी है कि इसमें आपको बता दें कांग्रेस भी शामिल होगी। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। विपक्ष इसके लिए रणनीति बनाने में जुट गई है और आज शरद पवार ने दिल्ली आकर लेफ्ट के नेताओं से भी मुलाकात की है और इस समय आपने देखा ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब ममता बनर्जी भी उनसे मिलने पहुंची। ये संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे नहीं बनेंगे शरद पवार, ये एक सवाल है जो बना हुआ है अभी। और अब बात असम की राजधानी गुवाहाटी की, जहां पर जमकर बारिश हो रही है और इससे जल भराव हो रहा है और गुवाहाटी की कई सड़कें हैं
वो नदियों में एक तरह से तब्दील हुई नजर आ रही हैं और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम्स को उतरना पड़ा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। रात से तेज बारिश के कारण गुवाहाटी के बहुत सारे इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है। वाटर लॉगिंग और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स भी हैं। हम इस वक्त हैं अनिल नगर इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां पे जो अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इस इलाके के एक युवा के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, माइसेल्फ भास्कर बोरा। मैं बेसिकली गुवाहाटी के रहने वाले हूँ। लॉट्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव अ फूड्स, दे हैव नॉट हैव अ ड्रिंकिंग वाटर, दे आर थिंकिंग फॉर अ सर्वाइवल। But I request, after a long procedure, I suggest 3 to 4 hours later, the SDRF team and NDRF team has come over here, and you have seen the JMC Commissioner Debasis Sharma sir has been also over here. He has been come over here to visit the people requirement out there. तो आप देख सकते हैं लोग थोड़े नाखुश हैं क्योंकि जो मदद आई है वो देर से पहुंची है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, उनके नाव से जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला गया है। जो राज्य सरकार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मदद करता हुआ अब एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया है। राज्य सरकार ने जो कामरूप मेट्रो है, जहां पे कामरूप मेट्रो जिला जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहां पे गुवाहाटी शहर में लोगों को अब ये हिदायत दी है, एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी काम नहीं हो, बहुत नेसेसिटी नहीं हो, तो घर के अंदर ही रहे, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जो पानी है, वाटर लॉगिंग है, वो बढ़ रहा है और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स भी हो रहे हैं। और इसके साथ ही आईएमडी ने, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने आज से अगले 3 दिनों के लिए असम और मेघालय के लिए बारिश की रेड अलर्ट जारी की है। और इसके साथ अगर बारिश होती रही तो ये जो परिस्थिति हम दिखा रहे हैं ये और भी भयानक हो सकती है और भी कठिनाइयों का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ सकता है। ये अनिल नगर इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अभी बारिश नहीं है मगर फिर से रुक के बारिश हो रही है और रेड अलर्ट के चलते अब राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की भी मदद ली है। गुवाहाटी से नकुल राभा के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।